जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं आपका दोस्त पंकज शर्मा। डिस्कस करूंगा आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइफा दिवस। जानते हैं इसके बारे में कि ये दिवस क्या है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, हर साल 23 सितंबर को भारतीय सेना जो है वो हाइफा दिवस सेलिब्रेट करती है और इसका उद्देश्य यह है कि हाइफा युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाए। अब ये हाइफा युद्ध क्या है, इसको जरा समझने वाली बात है। तो याद रखिएगा, 23 सितंबर 1918 को ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था इजराइल के हाइफा शहर को मुक्त कराने के लिए। और इस युद्ध में भारत के 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी जो ब्रिगेड है उसने हिस्सा लिया था। ये कहाँ की ब्रिगेड थी? तो याद रखेंगे, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों की एक ब्रिगेड थी, उसने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और ये समय था प्रथम विश्व युद्ध का। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान मित्र राष्ट्र जो थे इनकी ओर से जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद के सैनिकों ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और जर्मनी और तुर्की के आधिपत्य में जो इजराइल का शहर हाइफा था इसको मुक्त करवाया था। इसी की याद में हर साल 23 सितंबर को इन सैनिकों के सम्मान में, भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस हाइफा दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला टॉपिक है, 2022 तक भारत जो है वो ट्रांस फैट मुक्त अपने आप को घोषित कर देगा। मतलब भारत सरकार ने ये घोषित किया है कि 2022 तक हम स्वयं को औद्योगिक ट्रांस फैट से मुक्त देश घोषित कर देंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से ये भी जानना है कि जो आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने ये जो औद्योगिक ट्रांस फैट से मुक्ति के लिए 2023 का टारगेट सेट किया हुआ है कि 2023 तक सभी को इससे मुक्त हो जाना है। लेकिन भारत सरकार ने उसके निश्चित टारगेट से एक साल पहले इससे मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब बात करेंगे कि इसको लेकर कि ये ट्रांस फैट क्या है और इसके बारे में इसको क्यों रोकना जरूरी है। तो यहाँ देखो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कभी कभी दोस्तों इसके बारे में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ना कि FSSAI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। इसने हाल ही में एक सर्वेक्षण आयोजित किया था और इस सर्वेक्षण में इसने कहा कि भारत जो है वो 2022 तक औद्योगिक रूप से ट्रांस फैट को मुक्त बनाने की राह पर चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें पर्टिकुलर कि ट्रांस फैट क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है या आप जनरली दैनिक जीवन में जब इस शब्द को सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ समझते हैं कि औद्योगिक ट्रांस फैट क्या है। दोस्तों, जब वनस्पति तेल जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है। क्या? वनस्पति तेलों का जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है तो इससे जो संतृप्त वसा बनता है, जो जो फैट बनता है उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजनीकरण का परिणाम होता है ये किसका? हाइड्रोजनीकरण का, तेलों का। ठीक है, और ये हाइड्रोजनीकरण क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा कि इन तेलों को और अधिक ठोस बनाने के लिए और इनके खाद्य भंडारण एवं उपयोग की अवधि को बढ़ाने के लिए कि भई ये ज़्यादा समय तक उपयोग करके रखे कर सकें, ज़्यादा समय तक इनका भंडारण कर सकें, इनको ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो फैट इनमें बनता है उसको हम संतृप्त वसा या ट्रांस फैट के नाम से जानते हैं। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ट्रांस फैट होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी है कि भाई भारत जो है वो इसको कम क्यों कर रहा है या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर इसको कम करने की बात क्यों कही है। तो यहाँ याद रखना है कि इसकी सीमा को 2% से कम करना अनिवार्य किया गया है ना। अब कब तक करना है? ये 2022 तक करना है। तो ऐसा क्यों किया है, जरा हम इसको समझते हैं। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका मानना है कि जो ट्रांस वसा होता है इसके अधिक सेवन से कुल ऊर्जा सेवन का 1% से अधिक हृदय रोग, मृत्यु दर के जो जोखिम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब सोचिए आप जरा कि यदि पूरे विश्व में इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन अगर इस फैट का ज़्यादा सेवन करेगी तो उसका हृदय रोग या फिर मृत्यु दर की जो दर है वो बढ़ जाएगी। तो इस जोखिम से इनको बचाना है। कहीं न कहीं इससे मोटापा बढ़ता है, टाइप 2 मधुमेह हो जाता है, चयापचय की क्रियाएँ हो जाती हैं, इंसुलिन प्रतिरोध हो जाता है, बांझपन आ जाता है, कुछ विशेष प्रकार के कैंसर जो होते हैं, वो सभी कहीं न कहीं इसकी वृद्धि के कारण हो सकते हैं। तो ये बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है, कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसको बढ़ाने वाला है। जबकि ये वो दौर चल रहा है जब हमको हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, स्वस्थ रहना है और उस स्वस्थ को रहने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये ट्रांस फैट जो होता है वो एक खतरनाक
साबित हो जाता है। तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 2018 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से जो ट्रांस फैट उत्पादित किया जाता है, इसको खत्म करने की एक योजना की शुरुआत की थी और इसी योजना के अधीन भारत सरकार ने भी कहीं न कहीं 2022 तक ये टारगेट घोषित कर दिया है कि 2% से भी कम इसकी मात्रा आपको करनी पड़ेगी और हमको इससे मुक्त होने की तरफ कदम उठाने में ये एक इम्पॉर्टेंट एक दिशा दिखाई दे रही है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार। दोस्तों एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी मेंस प्री में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि किस प्रकार का ये योजना है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार क्या, जरा इसको समझते हैं। वर्चुअल माध्यम से 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा जो पुरस्कार है ये प्रदान किए हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। अब ये जो सेवा पुरस्कार है ये 3 अलग-अलग श्रेणियों में, जैसे कि विश्वविद्यालय में, है ना, +2 परिषदों में, एनएसएस इकाइयों में और कई सारे कार्यक्रम अधिकारियों और स्वयंसेवकों को दिए जाने की बात हो रही है। युवा मामला और खेल मंत्रालय जो है वो हर साल विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को, +2 परिषदों को, एनएसएस इकाइयों को, ये जो उत्कृष्ट काम करती हैं, ये जो स्वैच्छिक समुदाय होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, इनको ये सेवा पुरस्कार प्रदान करता है। कौन करता है? ये क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछता है। कौन सा मंत्रालय देता है? तो युवा मामले में और खेल मंत्रालय जो है वो ये देता है। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है? क्या? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। अगर इसके बारे में और देखें तो दोस्तों राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। 1969 में स्वैच्छिक समुदायों की सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व एवं चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था। तो कब से शुरू किया गया था? ये 1969 में शुरू किया गया था। ये जो एक क्षेत्र है ये महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित क्षेत्र है और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है मैं ही नहीं आप भी। इसका ध्येय वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि मैं ही नहीं आप भी इसका ध्येय वाक्य है। अगर हम बहुत शॉर्ट में देखें तो स्वयं सेवक नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर काम करते हैं, उनको इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर? ये पुरस्कार जो हैं वो कई सारे मुद्दों पर दिए जाते हैं, जैसे साक्षरता एवं शिक्षा वाले मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, परिवार कल्याण पोषण के मुद्दे पे, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर, सामाजिक सेवा कार्यक्रम के मुद्दे पर, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के मुद्दे पर, आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य के लिए, इन सभी क्षेत्रों में जो भी लोग स्वयं सेवक जो लोग होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, उनको इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है, जो 1969 से शुरू किया गया। ठीक है? चलिए अगला टॉपिक है सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम। दोस्तों सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम क्या है? हाल ही में केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद जो है, जिसको हम बोलते हैं CMERI, इसने सोलर डीसी कुकिंग तकनीक को विकसित किया है। ठीक है? याद रखिएगा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है उसके अधीन एक संस्थान है आपका CMERI, जिसने हाल ही में क्या विकसित किया है? सोलर डीसी कुकिंग तकनीक को विकसित किया है। अब ये क्या सिस्टम है इसको जरा समझते हैं। ये सोलर डीसी कुकिंग तकनीक जो है, ये जो सिस्टम है इसमें एक सोलर पीवी पैनल, चार्जर कंट्रोलर और बैटरी बैंक, कुकिंग ओवन आदि शामिल होते हैं, जिसके चलते ये बनता है। प्रौद्योगिकी खाना बनाने के लिए एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाता है। इन्वर्टर लेस डायरेक्ट ऑपरेशन जो होते हैं उसको उपलब्ध करवाता है ये। इसके अलावा जो ये ऑपरेशन है ये तेज और एक समान हीटिंग प्रतिवर्ष प्रति परिवार को लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने की क्षमता प्रदान करता है। कितना? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने की बात करता है ये प्रति वर्ष प्रति परिवार से। सोचिए कि हमारे वैश्विक स्तर पर इसको अगर लागू करते हैं तो कितना फायदा होगा। जो सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम है इसकी क्षमता जो है वो पारंपरिक सोलर आधारित कुकिंग सिस्टम से लगभग 20 से 25% ज्यादा होती है। जो आप नॉर्मली एक आप सोलर कुकिंग सिस्टम को यूज करते हैं उससे इसकी 20 से 25% क्षमता ज्यादा है और ये बहुत किफायती भी है, मतलब सस्ते दामों पर मिल जाता है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कि इसको विकसित करना बहुत आसान है। इस प्रकार के सूक्ष्म उद्योगों के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक अवसर भी दे देता है ये। इसकी कीमत लगभग 65 से 70 हजार के आसपास है। कितना? 65 से 70 हजार रुपए के आसपास की कीमत होती है और अगर सब्सिडी प्रदान कर देती थी आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल सकता है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कि जो सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम है इसका उपयोग लगभग 200 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रखा गया है और लगभग 200 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए ये योजना जो है वो बड़े पैमाने पर लाई जा रही है।
ठीक है? तो ये तो कहीं न कहीं इसका एक दूसरा महत्व हो गया, लेकिन कहीं न कहीं इस सिस्टम को लाने के बाद आपको व्यापक स्तर पर नौकरियों के अवसर भी सृजित इससे हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी तकनीक है, जिसको बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आपका टॉपिक इसमें दोस्तों है कि सौर ऊर्जा से संबंधित सरकारी योजनाएँ। यदि हम इस डीसी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके साथ आपको एग्जाम में कुछ योजनाएं भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि रूफटॉप सौर योजना चल रही है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसके लिए चलाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, एक राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन जो है वो सब मिशन सौर ऊर्जा से संबंधित है जो सरकार चला रही है। नेक्स्ट है आपका अर्जुन टैंक। अर्जुन MK-1A युद्ध टैंक जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये युद्ध टैंक क्या है। ये प्री और मेंस दोनों ही प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भारत का रक्षा मंत्रालय जो है उसने हाल ही में भारतीय सेना के लिए लगभग 118 मुख्य युद्ध टैंक जो हैं उनकी आपूर्ति के लिए भारी वाहन कारखाना अवड़ी जो है चेन्नई में इसको एक आदेश जारी किया है। टैंक कैसे होंगे? अर्जुन MK-1A टैंक की आपूर्ति का जो करार है, जो आदेश है, वो भारी वाहन कारखाना जो हमारा देश में है अवड़ी जो है चेन्नई में, उसको दिया है कि आप इसको निर्मित करेंगे। जो अत्याधुनिक यदि हम बात करें तो अत्याधुनिक MK जो टैंक है, अर्जुन टैंक जो है, इसका एक नया संस्करण है जिसे फायर पावर, गतिशीलता और युद्ध क्षेत्र में बने रहने की सामर्थ्य बढ़ोतरी के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये अर्जुन जो है ये हमारा एक मुख्य युद्धक टैंक है और इसे 1972 में DRDO के द्वारा शुरू किया गया था एक परियोजना के तौर पर, और बाद में इसी के जो अपडेट वर्जन जो है वो आते जा रहे हैं। इसमें कुल 72 नई विशेषताओं और अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ MK-1 संस्करण जो है वो दिन रात के दौरान लक्ष्य को सटीक वार करने में क्षमता रखता। ये तेज गतिशील है, ये एक व्यवस्थित सिस्टम है। इस स्वदेशी MBT की क्षमता विश्व भर में अपने अपने वर्ग के किसी भी समकालिक टैंक के बराबर होगी, भले ही वो किसी भी देश के द्वारा विकसित किया जा रहा हो। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है इसकी एक प्रयोगशाला जो है उसी में कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिजाइन करने के लिए इसको विकसित किया गया है। अगर हम बात करें तो भारत सरकार को लगभग 7,523 करोड़ रुपए का यह ऑर्डर रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को और अधिक बढ़ावा देगा, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये देसी तकनीक के आधार पर स्टेब्लिश किया जाने वाला व्यवस्था होगी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप लोगों को। अगला आपका टॉपिक है फास्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। दोस्तों ये फास्टर जो सिस्टम शुरू किया गया सिस्टम हमारे देश की न्याय व्यवस्था से संबंधित माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक इस प्रकार की प्रणाली को लाने के लिए आदेश जारी किया है, और ये आदेश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं आपके संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 जीवन के अधिकार को प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन करने को सुनिश्चित करने वाला है। CGI जो है हमारे देश के, उन्होंने न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI को लाने की बात पहले ही कर दी थी। इसमें इन्होंने सुपेस जो आपका पोर्टल है इसको लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर चली रही है। लेकिन यहाँ पर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, एक संचार चैनल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस संचार चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं आप जो व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से करने की तरफ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये है कि कर्तव्य धारकों को अंतरिम आदेश हो, स्थगन आदेश हो, जमानत के आदेश हो, कार्रवाई के रिकॉर्ड हो, ये कहीं ना कहीं ई प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण द्वारा किए जाएंगे। अगर इस प्रकार से चीजें की जाएंगी तो इसके बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस प्रकार के सिस्टम की हमको जरूरत क्या थी। ऐसे मामले सामने में आ रहे हैं कि अदालत जो है उन्होंने कई सारे जमानत के आदेश पारित कर दी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कैदी हैं वो जेल में हैं और उनकी दुर्दशा में सुधार नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। इसके बाद अदालत जो है वो कई सारे व्यवस्थाएं कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके पास आदेश जो हैं, जो डिक्रियां हैं वो उचित समय पर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण इनको समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में अदालतों के आदेशों के कुशल प्रसारण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता बताई गई
है। और इसमें ये लाभ होगा कि जो भी कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा होने के लिए बहुत अधिक समय का इंतजार करना पड़ता था, वो ना करना पड़े। ठीक है, जमानत संबंधी आदेशों का प्रमाणित हार्ड कॉपी को जेल तक पहुंचाने में समय लगता है, तो अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो उसमें समय नहीं लगेगा। विचाराधीन कैदी ऐसे लोग हैं जिन्हें उन अपराधियों के लिए दोषी नहीं पाया गया है जिनके लिए उन पर आरोप लगाएंगे। मतलब देखो, विचाराधीन है वो, अभी दोषी नहीं है, वो अपराध लगे हैं। तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं अगर ये ऑनलाइन सिस्टम तेज हो जाएगा तो इनकी जो समस्या है उनको सॉल्यूशन किया जा सकता है। लोगों की जो अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत जो हो जाती है उस पर भी रोक करने में ये ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए काम करेगा। बस इसके लिए चुनौती आपके सामने क्या है कि जो जेलों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता है उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप उन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पूरे एरिया में, जेलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए।